संध्या अपने एक लौटे बेटे विपिन की शादी एक जानकी नाम की लड़की से करवाती है, जो कि बहुत सुंदर थी और घर के सारे कामों को अच्छे से जानती थी। संध्या बहुत ही फैशनेबल औरत थी, जिसे साड़ी नहीं बल्कि पटियाला सूट पहनने का शौक था, वो भी सस्ते नहीं महंगे पटियाला सूट। संध्या ज्यादातर पटियाला सूट पहनकर ही घर में घुमा करती। संध्या अपनी बहू जानकी का स्वागत अपने घर में करते हुए कहती है, बहू, आज से घर की पूरी जिम्मेदारी अब तू संभालेगी। और हाँ बहू, तुम मुझे ऐसे घूर कर मत देखो, तुम्हारे घूर कर देखने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, अगर तुमको पहनना है तो पहनो, वरना जा सकती हो। नहीं माँ जी, हम ऐसे ही ठीक हूँ। हमको कोनो शौक नहीं है ऐसे कपड़े पहनने का। हम तो गांव वाले हैं, हम ही सारी माँ ही खुश हैं। हाय राम, कैसी सास मिल गई हमको। साड़ी पहनी है कि उम्र में सलवार सूट पहन रही है। राम राम। बहू कोई बात नहीं, तुम मत पहनना, मैं तो पटियाला सूट पहनती हूँ, वो भी महंगी वाली। तुम्हें क्या पता कितना महंगा आता है पटियाला सूट। तभी बीच में ही संध्या का बेटा विपिन बोल पड़ता है, माँ पहले मुझे अंदर आने दो, फुर्सत से बात कर लेना। अब आपकी बहू आप ही के साथ रहेगी, जी भर के बात करना। मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। अंदर किसने आने से रोका है? मैं तो बस अपनी बहू से बात कर रही थी और बातों बातों में पता भी नहीं चला कि तुम दोनों थके हुए हो। सॉरी बेटा, जाओ तुम दोनों आराम कर लो, फिर कल तो मुंह दिखाई की रस्म है बहू की। क्या बात कर रही हो माँ? कल मुंह दिखाई की रस्म है और मुझे भी बहुत तैयारी करनी है इस रस्म की। हाय कितना थक जाऊंगा मैं। और अब कितने रस्म बाकी है? ओ पागल, तेरे कोई रस्म वगैरह नहीं होंगे, बस बहू की मुंह दिखाई होगी और बहू को बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब जाओ तुम दोनों, जाकर सो जाओ ताकि कल सुबह फ्रेश फील करो। संध्या की बात को मानकर अब दोनों अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जानकी नहा धोकर रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम कर रही थी और पूरा घर नाश्ते की खुशबू से महक रहा था। वो सबके लिए नाश्ता पानी लेकर आती है। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन निमृत का भी आना होता है। संध्या, अरे ओ संध्या, कहाँ हो? सुनाई नहीं देता क्या? बहू के आते ही हमारी संध्या गायब ही हो गई क्या? क्या बात है निमृत, आज सुबह सुबह मेरे घर? कोई खास बात है क्या जो आज अपने हम सब को सुबह सुबह दर्शन दे दिए? भूल गई क्या? आज तेरी बहू की मुंह दिखाई है और मैं तेरी बहू का मुंह देखने आई हूँ। अब क्या तू अपनी बहू का मुंह भी नहीं दिखाएगी? सब भूल जाती है भुलक्कड़। मुंह दिखाई तो करनी है, लेकिन तू तो टाइम से बहुत पहले आ गई। सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी भी बोल रही है कि टाइम है। वाह क्या बात है। मैं बाद में आऊंगी, पहले मुझे बता दे कितने बजे आना है, तभी आऊंगी तेरे घर। निमृत ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद धूमधाम से जानकी की मुंह दिखाई भी होती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और जानकी अपने घर में सफाई कर रही होती है और उसकी सास अपनी मस्ती में मगन मोबाइल फोन पर ऑनलाइन शॉपिंग की साइट को चेक करते हुए आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी जानकी उसे टोकते हुए कहती है, माँ जी जरा हिया हुआ देख कर चलिए। देखिए हम यहाँ घर का काम कर रहे हैं और आप पूरे घर में कचरा फैला दिए हो। ऐसे का देख रही हो फोन में, जो घर का काम भी नहीं दिख रहा है? हद है। देख बहू, मैं फोन में अपने लिए शॉपिंग कर रही हूँ। यहाँ देखो जरा कौन सा पटियाला सूट मुझे अच्छा लगेगा। वो क्या है ना, मुझे 3-4 दिन बाद एक शादी में जाना है। मैं चाहती हूँ सबसे महंगी ड्रेस मेरी हो। का माँ जी, कुछ भी कह रही हैं आप? आपका दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर दिखना है। हद करती हैं आप भी। अब इस उम्र में आपको क्या नया फैशन चढ़ा है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू, तुम गांव की हो, इसलिए तुम्हें मेरा फैशन समझ नहीं आएगा। चलो आज शॉपिंग पर चलते हैं। सास बहू देखते हैं क्या अच्छा मिलता है बाजार में। मुझे कुछ हटके और तड़कता भड़कता चाहिए, जो मुझे देखे और मेरे कपड़ों का दीवाना हो जाए। माँ जी बस कीजिए, कैसा शौक है आपको ऐसे कपड़े पहनने का? हद है। बताइए कब चलना है आपको साथ में? वो का बोले हैं, सोन पिगवा, कब चलना है ऊपर? हमको भी देखना है आपका फैशन। सास बहू इसी मुद्दे पर आपस में गपशप कर रहे थे। तभी संध्या का बेटा विपिन आता है। वाह क्या बात है, मैं कब से चिल्लाए जा रहा हूँ
लेकिन मैडम है कि यहाँ तो बातों में लगी पड़ी है। कब तक इंतजार करूँ बता दो, ताकि तब तक मैं आराम से सोकर उठ जाऊं। और माँ, आप भी इसके साथ बातों में लगी पड़ी हो। कौन आया कौन नहीं, जरा होश भी है। कौन आएगा अब इस वक्त? घर पर तू या हमारी पड़ोसन निमृत, बस तुम दोनों ही आते हो। और तुम दोनों से किस बात की डर? वैसे ऐसी क्या बात हो रही है सास बहू में, जो मेरी आवाज तक दोनों को नहीं सुनाई दी? कोई बात हो गई है क्या? अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए, मैं मदद करूंगा आपकी। विपिन की ऐसी बातें सुनने के बाद जानकी कहती है, अरे नहीं नहीं विपिन जी, ऐसा कछु नहीं है। आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो। वो माँ जी का सब। जानकी सारी बातें बता रही थी कि तभी संध्या अपनी बहू को चुप करवा देती है। उसके बाद अपनी बेटी विपिन से बोलती है, तुझे कुछ नहीं पता मेरे अंदर कितनी परेशानी है। अगर तुझे पता चलेगा तो तू भी रो पड़ेगी मेरा इतना बड़ा दुख सुनकर। अच्छा माँ जी, हमको सुनना है और आपके बेटे विपिन जी को भी सुनना है। आपका वो बड़ा दुख का है। हमको जोनो कछु लग रहा है ना, अगर वही हुआ तो बस सब सत्यानाश। देखो बेटा विपिन, तुम्हारी बीवी की आधी अधूरी बात मुझे समझ नहीं आती, तो बोलो उसे बीच में चुप रहे और मेरी बात गौर से सुने। मैंने अपने लिए एक पटियाला सूट देखा है, तो चलो और पसंद करो मेरे लिए। मुझे किसी की शादी में पहन कर जाना है। बस इतनी सी बात? मैं कब से परेशान हो रहा था, क्या हो गया इन दोनों को जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वैसे जानकी कुछ गलत नहीं बोल रही है। खैर, कब चलना है पटियाला शूट करने बता दो, वरना मैं बिजी हो गया ना तो फिर नहीं जाऊंगा। विपिन अपनी माँ से शॉपिंग की सारी बातें करता है, जिसके बाद उसकी माँ भी बहुत खुश होती है और विपिन अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और संध्या अपनी बेटी और बहू को लेकर शॉपिंग के लिए जाती है और एक बहुत सुंदर सा पटियाला सूट संध्या को नजर आता है और वो अपने बेटे विपिन को बुलाकर सूट दिखाती है। देख विपिन बेटा, कितना सुंदर सूट है, वो भी गोल्डन कलर का। देखकर बता मुझ पर अच्छा लगेगा या नहीं। और हाँ, दूसरा कोई कलर पसंद आए तो भी बताना, वो भी ट्राई करूंगी। वो क्या है ना, मुझे वहाँ किसी से कम बनकर नहीं जाना। हाँ माँ, आप पे यही गोल्डन कलर अच्छा लगेगा। वैसे दूसरा कलर भी है जो आप पे अच्छा लगेगा। चलिए यही ले लेते हैं आपके लिए। और जानकी, अगर तुम्हें भी कुछ लेना है तो ले लो। वो क्या है ना, जब माँ ने पटियाला शूट लिया है तो तुम भी कुछ ले लो। नहीं विपिन जी, हमको पटियाला नहीं चाहिए, बस एक सुंदर सी साड़ी दिलवा दीजिए। हम साड़ी में ही बहुत खुश हैं। माँ जी की पटियाला सूट से तो महंगी ही आएगी हमारी साड़ी। पटियाला तो बहुत सस्ता आएगा। एक तरफ तो जहाँ जानकी अपने मन ही मन सब कुछ सोच रही होती है, तो वहीं विपिन जानकी की साड़ी को पैक करवाता है और अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा पटियाला सूट लेकर आता है। जिसके बाद तीनों घर पहुँचते हैं तो संध्या की बहू जानकी कहती है, माँ जी कितने का आया ये सलवार? मतलब आपका पटियाला सूट देखकर तो बहुत सस्ता सा लग रहा है। मेरी साड़ी देखिए कितनी भारी है, कितना भारी काम है। साड़ी में भी महंगी बहुत है, पूरी 3000 की है। क्या 3000 की साड़ी? इतना सस्ता? मेरा पटियाला सूट तो पूरे 35,000 की है। अब तो खरीद लिया मैंने महंगा पटियाला सूट। माँ जी, आपका पटियाला सूट इतना महंगा है कि मेरी ऐसे जरी वाली 10 साड़ियाँ आ जाएंगी। हाय दैया, हमारी साड़ी से तो सास का महंगा पटियाला सूट आ गया। कोई बात नहीं बहू, दूसरी बार तुम महंगा पटियाला सूट ले लेना। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद संध्या का सपना पूरा हो जाता है और वो अपना महंगा पटियाला सूट पहनकर शादी में जाती है। और अब संध्या हर जगह वही पटियाला सूट पहनकर जाया करती और अब अपनी बहू को भी खूब पटियाला सूट पहनाती और हर शादी में दोनों सास बहू खूब रंग जमाते। गरीब सरजू कड़कती धूप में अपने सर पर बोझा ढोते हुए काम पर लगा हुआ था। गर्मी के कारण से बहुत पसीना आ रहा था। कुछ देर में वो पानी पीने के लिए पास ही रखे मटके के पास पानी पीने बैठ जाता है। सरजू मटका निकाल ही रहा था कि तभी सामने से उसका मालिक वहाँ आ जाता है और उसे टोकते हुए कहता है, क्यों रे सरजू, काम करने की जगह तू यहाँ आकर बैठा है आराम से? अरे देख, काम से जी चुराया तो आज की आधी दिहाड़ी काट लूंगा। नहीं नहीं मालिक, मैं तो वो बहुत गर्मी है इसलिए प्यास लगी थी तो पानी पीने बैठ गया था। बस अभी काम पर लगता हूँ। हाँ जल्दी जा,
और ये बार बार पानी पीने के बहाने यहाँ आकर बैठने की सोची ना तो हमेशा के लिए घर बैठा दूंगा, समझा? ओहो, कितनी धूप है, थोड़ी देर में ही तपन महसूस होने लगी। अरे बंसी, जरा छाता तो लेकर आ। मालिक की आवाज लगाते ही उसका नौकर छाता लेकर आता है तो वहीं सरजू जल्दी से पानी पीकर अपने काम में लग जाता है। सरजू बहुत ही गरीब था, इसीलिए जहाँ भी काम मिल जाता वो छोटी मोटी दिहाड़ी पर काम कर लिया करता। शाम के समय जब वो घर लौट रहा था तो एक दुकान से थोड़ी बर्फ खरीद कर कहता है, गर्मी बहुत है, थोड़ी बर्फ ले जाऊंगा तो घर वालों को ठंडा ठंडा पानी पिला सकता हूँ। जल्दी कदम बढ़ाता हूँ ताकि बर्फ पिघल ना जाए। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन गर्मी इतनी थी कि घर पहुँचते पहुँचते वो बर्फ पिघल कर आधी हो जाती है। तो उसकी पत्नी जानकी कहती है, क्या मुसीबत है, कभी कभी तो लगता है बर्फ की ठंडक ही नहीं लिखी है मेरे नसीब में। पैसे से खरीदी बर्फ इस गर्मी के चलते पानी हो गई है। इसे ही कहते हैं पैसा पानी की तरह बहना। अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों कहती हो? अब बर्फ है तो पिघलेगी ही ना। चलो तुम खाना परोसो, मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत भूख लगी है मुझे भी। समय लगेगा भी खाना बनने में, कुछ देर पहले ही चूल्हा जलाया है। गर्मी के कारण मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का। चूल्हे के आगे बैठते ही तपन महसूस होने लगती है और पसीना आता है वो अलग। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी पड़ोस में रहने वाली चांदनी हाथों में मिठाई का डब्बा लिए आती है और उसके पीछे पीछे सरजू और जानकी का बेटा बिट्टू भी आता है। और बिट्टू कहता है, आंटी आंटी लड्डू दो ना मेरे को लड्डू, मुझे लड्डू खाने हैं आंटी, दो ना आंटी, दो ना। बिल्कुल भी सब्र नहीं है तोरे लल्ला को। हाथ में मिठाई का डब्बा का देखा ऐसे पीछे पड़ गवा जैसे कभी मिठाई ही न खाई हो। ऐसी बात नहीं है चांदनी बहन, बच्चा है और बच्चों को तो खाने पीने की चीजों का लालच होता है। बिट्टू शैतानी नहीं करते, शांत खड़ा हो जा। अच्छा, वो हमारे घर में नया फ्रिज आया है 2 दरवाजे वाला, उसी की खुशी में ये मिठाई देने आए हैं। वैसे तुम्हारा घर इतना काहे तप रहा है? घर में खाना बन रहा है ना चांदनी बहन, तो उसी से घर गर्म लग रहा है। आप बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? ना, हम तो बस मिठाई देने आए थे। ई लो मिठाई, हम चलते हैं। अपने नए 2 दरवाजे वाले फ्रिज में बढ़िया बर्फ जमाएंगे तो शरबत में डालकर पियेंगे। इतना कहकर चांदनी मिठाई का डब्बा जानकी को पकड़ाकर चली जाती है। तभी जानकी कहती है, भगवान ने भी ना जाने कैसी किस्मत लिखी है। किसी के घर में 2 दरवाजे वाला फ्रिज है और किसी गरीब के घर में फ्रिज है ही नहीं। हाँ बाबा, हम भी ना फ्रिज लेके आते हैं, फिर हम फ्रिज के दरवाजे को खोल देंगे, उससे हमारा पूरा घर ठंडा हो जाएगा बाबा। बेटा ऐसा नहीं होता। और जानकी, क्यों किस्मत को कोसती हो? क्या पता कभी हमारी किस्मत में कुछ भी अच्छा हो जाए। भगवान जाने वो दिन कब आएगा। और कभी कभी तो लगता है इस गर्मी से तपते हुए गरीबी जिंदगी का अंत हो जाएगा। अपनी गरीबी पर अफसोस जताकर जानकी खाना बनाने लगती है। बीतते समय के साथ गर्मी का सितम भी बढ़ता जा रहा था। एक रोज बिट्टू स्कूल के गेट पर आता है तो उसके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक बच्ची जिसके हाथ में छोटा सा इग्लू का मॉडल था, और वो निकलती है और थोड़ा लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है और जिसकी वजह से वो गिर पड़ती है, जिससे उसका इग्लू का मॉडल टूट जाता है। तो वो रोते हुए कहती है, मेरा बर्फ का घर ही टूट गया। ये तुम्हारा मॉडल था, पर बर्फ का घर तो होता ही नहीं है। मीनू रोते हुए आगे बढ़कर बिट्टू को मारते हुए कहती है, बुद्धू, बर्फ का घर होता है और उसको ना इग्लू कहते हैं। तो स्कूल पढ़ने आता है ये कंचे खेलने, तुझे इतना भी नहीं पता? नहीं मीनू, मुझे तो नहीं पता कि बर्फ के घर भी होते हैं, लेकिन तुमको कैसे पता? वो मेरे दादा के दादा ना बर्फ के घर में रहते थे। तुझे पता है बिट्टू, बर्फ के घर में ना सब कुछ ठंडा रहता है और उसमें बिल्कुल भी ना गर्मी नहीं लगती। अरे वाह, फिर तो तुम्हारे दादा के दादा को गर्मी की कोई चिंता ही नहीं रहती होगी। फिर अब उस बर्फ के घर का क्या हुआ? पता नहीं, मम्मी कहती है कि बर्फ के घर में दादी एक बार चलते हुए जोर से फिसलकर गिर पड़ी, जिसके कारण वो ऊपर पहुंच गई। कहाँ? तुम्हारे बल्ब की छत पर? मीनू फिर से बिट्टू को घूरते हुए जोर से सर पर मारते हुए कहती है, तू तो बड़े वाला बुद्धू है बिट्टू। अरे ऊपर जाने का मतलब कि मर गई। उसके बाद से उन्होंने बर्फ वाले घर में रहना ही छोड़ दिया। काका, मेरा भी घर ना बर्फ वाला होता। तभी बिट्टू को सामने से आती हुई टीचर दिख जाती है तो वो मीनू से कहता है, चलो चलो मीनू, टीचर आ जाएगी।
अरे पर मेरा बर्फ का घर। अरे बेवकूफ लड़की, आप घर तो बचाएंगे बरस का, रहने दो ना, वरना इसी वजह से तुम्हारी दादी ऊपर पहुंच गई है, और ऐसे हम ना गए नहीं ना तो टीचर भी हमें ऊपर पहुंचा देगी। तभी दोनों हाथ पकड़कर अपनी क्लास की तरफ भागते हैं। दोपहर में घर जाने के बाद बिट्टू के दिमाग में मीनू की कहीं बर्फ वाले घर की बात ही चल रही थी। तभी वो देखता है कि उसकी माँ एक कटोरी में बर्फ लेकर आ रही है। तो बिट्टू कहता है, माँ ये बर्फ कहाँ से लाई हो? चांदनी आंटी के घर से लाई हूँ बेटा। अब हम गरीब के घर तो फ्रिज है नहीं, तो सोचा थोड़ा उन्हीं से मांग लाऊं। माँ अगर ना हमारा घर ना बर्फ का होता ना तो कितना अच्छा होता ना। मेरी दोस्त है ना दोस्त, वो मीनू, वो जो आती है बुलाने के लिए मेरे को, हाँ उसने मेरे को बताया था कि बर्फ के घर को ना इग्लू कहते हैं, और उसमें ना जाने पे ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या? मुझ गरीब ने तो इस घास फूस और मिट्टी के घर के अलावा कुछ और देखा ही नहीं है। हाय दैया, तेरे चक्कर में तो ये बर्फ भी पिघलने लगी। मैं इसे मटके के पानी में डाल देती हूँ। जानकी वहाँ से चली जाती है। रात को सरजू के आने के बाद तीनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब बिट्टू सोकर उठता है तो देखता है कि उसके घर में एक फ्रिज होता है, जिसे देखते ही वो खुश होकर फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो उसमें से सफेद धुआं निकलता है, जिससे उसका पूरा घर बर्फ का बन जाता है। ये देखकर बिट्टू के साथ साथ जानकी और सरजू भी हैरान रह जाते हैं। तभी बिट्टू कहता है, माँ देखो ना, हमारा घर बर्फ का हो गया, अब तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ये हाँ बेटा, गरीब का कभी बर्फ वाला घर होगा, ये तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। ये बर्फ का घर तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ तो वो शिमला की वादियों से भी ज्यादा ठंडक है। सच में ये फ्रिज तो बहुत काम की चीज निकला। इतना कहकर जानकी उस फ्रिज की तरफ बढ़ती है। तभी वो फिसल कर गिर पड़ती है और जोर से चिल्लाती है, अरे दैया, मेरी कमर तो गई रे, कोई तो उठाओ। तभी बिट्टू अचानक से बिस्तर से उठकर चिल्लाता है, अरे माँ, बर्फ के घर में संभाल के कदम रखने थे ना। अरे क्या हो गया जो उठते ही बर्फ का घर करने लगा? हम यहाँ कैसे? हमारे बर्फ का घर क्या है? माँ हमारे बर्फ का घर क्या है? बर्फ का कौन सा घर? लगता है तेरी दोस्त की बातें तेरे दिमाग में अब तक घूम रही है। सपना देख रहा था क्या? सपना? बिट्टू को जब पता चलता है कि बर्फ का घर उसने हकीकत में नहीं सपने में देखा था, तो वो बेचारा अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सपने के बारे में वो सरजू और जानकी को बताता है। तो वो दोनों भी खूब हंसते हैं। कहते हैं बेटियों के रहते माँ बाप को बहुत सुकून होता है, लेकिन क्या हो अगर एक नहीं 3-3 बेटियों के रहते एक माँ को हर तरह से मजबूर रहना पड़े। कहानी है एक मध्यम परिवार की मुखिया मंदिनी देवी की, जिसकी 3 बेटियां थी, जिसे उनके पिता के जाने के बाद मंदिनी ने अकेले ही पाला था। वो तीनों ही उसकी दुनिया थी। एक रोज उसकी दूसरी बेटी स्वीटी कॉलेज के लिए निकल रही थी। तभी उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, ओहो, इतनी जल्दी सुबह उठकर भी दिखा दिया कर, अभी नाश्ता तो करके जा। माँ यार लंच दे दो, मुझे भूख नहीं है। माँ उसे छोड़ो, मुझे दो और पराठे ला दो। हाँ हाँ ला रही हूँ स्वीटी, बस 2 मिनट दे, अभी लंच पैक करके लाती हूँ। इतना कहकर मंदिनी जल्दी से रसोई में जाती है। कुछ ही देर में लंच लेकर बाहर आती है, लेकिन तब तक स्वीटी कॉलेज के लिए निकल गई थी। तो मंदिनी गुस्से में कहती है, ये भी कोई बात हुई भला? सुबह जल्दी उठो, महारानियों के लिए खाना बनाओ, लेकिन इन्हें तो मेरी मेहनत की परवाह ही नहीं है। माँ मेरी सैंडल कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही। तू खुद तो लापता रहती है, तो सैंडल कहाँ से मिलेगी? आती हूँ, रुक जा। माँ पराठे तो दे दो, 10 मिनट हो गए मांगते हुए। ये ले, इस लंच में से निकाल कर खा ले। तभी लंच पकड़ाकर मंदिनी मीका के कमरे में चली जाती है। मंदिनी गुस्सा तो करती, लेकिन अगले ही पल गुस्से से ज्यादा अपनी बेटियों से प्यार भी करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बड़ी बेटी अनु के शादी लायक हो जाने पर मंदिनी रिश्तों की तलाश करती है। एक शाम जब वो पौधों को पानी देने बाहर जा रही थी, तभी देखती है कि अनु को छोड़ने कोई लड़का घर आया है, जिसका हाथ पकड़े अनु प्यार से बातें कर रही है। मंदिनी उस समय अंदर लौट आती है और रात को खाने के समय शादी की बात के बहाने अनु से कहती है, पड़ोसन ने एक रिश्ता बताया है तेरे लिए, लड़का इंजीनियर है, फोटो देख ले तू भी। मैं क्या करूँगी फोटो देखकर? हाँ माँ, ये क्या करेंगी? हमें ही दिखा दो, हम जिसको पसंद करेंगे ये उसी को हमारा जीजा बनाएंगी। क्यों स्वीटी दीदी? हाँ ये भी सही है,
फालतू की बकवास मत करो। और माँ, मुझे एक लड़का पसंद है, तो आप मेरे लिए रिश्ते देखना बंद करो। मैं शादी करूंगी तो बस उसी से। उससे किससे? जो तुझे घर छोड़ने आया था। आपको कैसे पता? माँ हूँ तेरी, इसलिए पता है। तू मुझे सब कुछ बता, तभी तो मैं शादी की बात आगे बढ़ाऊंगी। सच में माँ, आप बहुत अच्छी हो। इतना कहकर वो अपनी माँ को गले से लगा लेती है और अगले हफ्ते अपनी पसंद के लड़के को उसके परिवार के साथ अपने घर बुलाती है। मंदिनी उनका स्वागत अच्छे से करती है। कुछ ही देर में सारी बातचीत करके लड़के वाले चले जाते हैं, लेकिन मंदिनी के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता नजर आ रही थी। अगले दिन वो अपनी बेटी से बात करते हुए कहती है, अन्नू, आकाश के घर वालों की मांग कुछ ज्यादा ही नहीं है? ज्यादा कहा माँ, लड़के वाले तो क्या कुछ नहीं मांगते दहेज में। आकाश की फैमिली ने तो बस थोड़ा सा कैश और एक कार ही तो मांगी है। अब आप ये मत कहना कि पापा मेरे लिए इतना भी छोड़ कर नहीं गए। लेकिन अन्नू, तेरी और भी 2 बहनें हैं, मुझे उनकी शादी भी तो करनी है। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, शादी तो मैं आकाश से ही करूँगी, चाहे जो हो जाए। अनु को बस अपनी फिक्र थी, लेकिन पति के जाने के बाद मंदिनी के लिए इतनी महंगी शादी का खर्चा संभाल पाना मुश्किल था। लेकिन अनु की खुशी के चलते मंदिनी अपने रिश्तेदारों से कर्जा लेने को मजबूर हो जाती है और अनु की शादी धूमधाम से कर उसे ससुराल विदा करती है और पैसे जोड़ने के लिए मजबूरी में पास के ही एक ढाबे पर सब्जियां काटने का काम करने लगती है, जिसका पता उसकी बेटियों को नहीं था। एक रोज उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो खाना नहीं बना पाती। स्वीटी बेटा, जा अपने और मिहिका के लिए 2 रोटी सेक के ले आ। सब्जी तो पड़ी है, और मेरे लिए दलिया बना दे। मैं रसोई में जाऊं? क्यों? माँ आपके रहते हुए मैं क्यों रसोई में जाऊं? मेरी जरा तबीयत खराब है, तो कमजोरी हो रही है। हाँ तो दवाई ले लो ना अभी। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर हम लोगों को भूखा भेजोगी क्या? दीदी, आप माँ से ये किस तरह बात कर रही हैं? माँ, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम बाहर से लेकर कुछ खा लेंगे। जल्दी चल, वरना मैं स्कूटी लेकर निकल जाऊंगी। अरे अरे, मेरे लिए तो रुको। तभी मीका स्वीटी के पीछे पीछे घर से बाहर निकल जाती है और एक बार भी नहीं सोचती कि उसकी माँ भी बीमार और भूखी है। अब मजबूरी में मंदिनी खुद ही बीमारी की हालत में अपने लिए दलिया बनाकर खाती है और दवाई लेकर ढाबे पर जाने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और ढाबे पर काम कर मंदिनी 50,000 तक जोड़ लेती है। बड़ी बेटी की शादी के लिए लिया कर्जा चुकाने के लिए कुछ और पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए वो अपनी दोनों बेटियों से कहती है, माँ, मैंने तो अभी अभी जॉब स्टार्ट करी है, मैं कहाँ से मदद कर पाऊंगी? और मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वैसे ही घर का खर्चा मैं उठा रही हूँ और आपने दीदी की शादी के लिए कर्जा लिया था, तो उसे हम क्यों भरे? मैं तो बस थोड़े से पैसों की मदद की मांग कर रही हूँ, इतना तो मेरा हक है ना तुम्हारे पैसों पर। बातें चल ही रही थी कि तभी उनके पड़ोसी राज शुक्ला किसी काम से वहाँ आते हैं, तो दोनों बहनें बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। तभी राज शुक्ला कहते हैं, बहन जी, वो राजन की माँ घर की चाबी देकर गई है क्या? नहीं तो शुक्ला जी, आइए बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। और बताइए, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, बस कट रही है जिंदगी। बेटे को तो हम बूढ़े माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं है, बस महीने में कुछ पैसे भीख के नाम पर गुजारे के लिए दे जाता है, मजबूरी में वो भी लेने ही पड़ते हैं। पर आप तो बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको बेटा नहीं 3 बेटियां हैं। आप हमारी तरह मजबूर नहीं। आपकी तरह मजबूर नहीं, लेकिन 3 बेटियों की माँ होकर भी ज्यादा मजबूर हूँ। छोड़िए ये बात, मैं चाय लाती हूँ। तभी मंदिनी चाय लेने के लिए चली जाती है। अपनी बेटियों से मदद नहीं मिलने पर वो कुछ दिन और ढाबे पर काम करती है और कर्जे के पूरे पैसे जमा करने के बाद काम छोड़ देती है। एक रोज मंदिनी सफाई कर रही थी, तभी उसकी बड़ी बेटी घर आती है। अरे अन्नू, तो यहाँ कैसी है मेरी बच्ची? खुश नहीं हूँ माँ, और अब मैं अपने ससुराल नहीं लौटूंगी। मेरी कोई मर्जी नहीं चलती ससुराल में, इसलिए तंग आकर मैं इधर चली आई। यही, अभी आपका खर्च भी हम उठाएंगे? अपनी बहन से कोई ऐसे बात करता है क्या? बेटी देख, ऐसे जल्दबाजी में फैसले मत ले, घर लौट जा, मैं बात करती हूँ तेरे ससुराल वालों से। मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है करो, मुझे कोई लेने आएगा तो ही मैं जाऊंगी। अनु अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती। बेटी की खातिर मंदिनी को ही मजबूरी में उसके ससुराल जाकर बात करनी पड़ती है। तब जाकर अनु का पति उसे घर वापस ले जाता है और मीका कहती है, कभी नहीं सोचा था दीदी की वजह से माँ को इतना मजबूर होना पड़ेगा। सही कह रही है तू। चुप करो तुम दोनों,
अगर वो बेकार है तो तुम दोनों भी कोई भली नहीं हो। सच तो ये है कि मैं 3 बेटियों की एक मजबूर माँ हूँ, जिसने बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया और फिर उसको चुकाने के लिए मुझे काम करना पड़ा। बूढ़ी होने के चलते कहीं जा नहीं सकती, इसलिए मजबूरी में तुम्हारे खर्चों पर पल रही हूँ। तबीयत खराब होने पर भी मजबूर होकर खुद और तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। इतनी मजबूर तो मैं कभी नहीं थी। इतना कहकर मंदिनी आंखों में आंसू लिए कमरे में चली जाती है। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर उसकी दोनों बेटियों को उसकी मजबूरी का एहसास होता है और अगली सुबह वो मंदिनी के उठने से पहले ही खुद ही कच्चा पक्का खाना बनाकर उसके लिए लेकर जाते हैं और उसके पास बैठकर माफी मांगते हैं। सब कहते हैं कि बेटे से ज्यादा सुख बेटी देती है, लेकिन हमने आपको हमेशा दुख ही दिए हैं। आपको हर चीज के लिए मजबूर किया, हमें माफ कर दीजिए। अब हम अपनी माँ को और मजबूर नहीं होने देंगे। की बातें सुनकर आखिर में वो माँ रोने पर मजबूर हो जाती है और अपनी बेटियों को माफ कर देती है।